पहले तो ये देखिए वृत्त है क्या, वृत्त की परिभाषा में कि वृत्त क्या है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। जैसे यहाँ आपका फिगर दिया हुआ है, जो चित्र बना है, तो एक निश्चित बिंदु कौन सा है, ये मध्य में जो हमने डॉट बिंदु रखा है, ये हमारा क्या है, यह एक निश्चित बिंदु है। इसी को हम वृत्त का केंद्र भी कहते हैं। तो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी, अब इस बिंदु से जब हम चलते हैं तो इसकी यहां चलें, यहां आए, यहां आए या किसी भी बिंदु, तो हम एक समान निश्चित क्रम में चलते हैं। तो इन सभी जो समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक बिंदु पथ है, उस बिंदु पथ को ही वृत्त कहते हैं। प्रिया पांडे, अनामिका मिश्रा, अंकिता, सभी, ममता गौतम, श्वेता मिश्रा, नम्रता चौरसिया और ऋचा गुप्ता, सभी को शुभ संध्या। राव आरती जी, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये जो किसी निश्चित, जैसे ये एक निश्चित बिंदु, अगर आप लोगों को मैं बिल्कुल क्षेत्र या क्षेत्रीय भाषा में उदाहरण देना चाहूं, तो आप लोग गांव में लंबी रस्सी से किसी जानवर को बंधे हुए देखा होगा। तो मान लीजिए वो जानवर जिस स्थिर बिंदु, जिसे गांव की भाषा में हम लोग खूंटा कहते हैं, या कोई लकड़ी का पार्ट गाड़ के, लोहे का पार्ट गाड़ के उससे जानवर को बांधते हैं, तो वह जो स्थिर बिंदु है, जिसे लकड़ी या लोहे का पार्ट गाड़ के और रस्सी के द्वारा जानवर को बांधा जाता है, तो अब वह जानवर अधिकतम जिस बिंदु में चारों तरफ वह राउंड कर सकता है, वही उसका क्या है, जो उसका समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो पथ बनता है, वो क्या कहलाता है, वह वृत्त कहलाता है। और यह निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा, यह निश्चित बिंदु केंद्र, वृत्त का केंद्र कहलाता है। और जो समान हमारा ये बिंदु पथ है, इसी बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि वृत्त एक साधारण बंद वक्र होता है। वृत्त क्या है, एक बंद साधारण वक्र। जैसे ये फिगर में आपका दिया हुआ है कि ये आपका क्या है, ये एक साधारण जो एक बंद वक्र है, अर्थात ये वृत्त का विभिन्न स्थानों पर हम शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक साधारण रूप से बंद वक्र है जो समतल को दो भागों में विभाजित करता है, एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। लाइन है, ये हमारा क्या है, ये वृत्त का है। इसके अंदर का भाग क्या है, ये आंतरिक भाग है, और बाहर जो इसके भाग है वह बाहरी भाग है। तो यहाँ दो रूपों में जो बंद वक्र है, समतल को दो भागों में विभाजित किया, एक आंतरिक क्षेत्र और एक बाह्य क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र। फिर केंद्र, जैसा पहले ही हमने चर्चा किया कि वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु क्या होता है, वह केंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ पर यह केंद्र हमारा है। अब यहाँ से वृत्त की परिधि, यानी वृत्त के किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे तो वह उसकी दूरी क्या होगी, उसकी दूरी समान होगी। किसी भी तरफ हम खींचेंगे रेखा वृत्त के परिधि पर, तो वह क्या होगी, वह दूरी, सभी दूरी क्या होंगी, यह दूरियां सभी समान होंगी। तो जो केंद्र है वह वृत्त पर स्थित, ये हमारा वृत्त है। जैसा पहले भी बताया कि इस वृत्त से समान दूरी पर, यानी सभी बिंदुओं से समदूरस्थ जो एक बिंदु होगा, वही क्या होगा, वह केंद्र कहलाएगा।
अब बात करते हैं वृत्त के व्यास की, डायमीटर ऑफ सर्किल की। तो एक रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं और जो केंद्र से गुजरता है या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी व्यास कहलाती है। जैसे यहाँ आपका ये वृत्त है और ये आपका केंद्र O है और ये वृत्त को दो स्थानों पर A और B दो को काटता है, दो बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है। तो अब यहाँ AB हमारा क्या है, यह वृत्त का क्या है, यह वृत्त का व्यास है। और इसमें जैसे बात किया था कि अब जो केंद्र है वह सभी बिंदुओं से समदूरस्थ होता है, अर्थात समान दूरी रखता है। तो केंद्र से यदि हम देखें तो OB और OA, यहाँ पर OA और OB ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों बराबर होंगी और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम त्रिज्या कहते हैं। और व्यास जो है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। अर्थात अगर हम डायमीटर को D से डिनोट करते हैं, D से प्रदर्शित करते हैं, तो D इज इक्वल टू 2R। अर्थात R क्या है, रेडियस त्रिज्या है, तो त्रिज्या की दोगुनी होती है। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल की बात करते हैं, तो वृत्त के केंद्र से, ये हमारा O क्या है, O केंद्र है और ये परिधि को स्पर्श कर रहा है जिस बिंदु पर वह A है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु तक का एक रेखाखंड जो व्यास का आधा होता है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही परिधि कहलाता है। जो वृत्त का परिमाप है वह क्या कहलाएगा, वह परिधि कहलाएगा। और यहाँ जब हम बात करते हैं परिधि की, तो यह जो हमारा बिंदु पथ था वही क्या होगा, इसका परिमाप होगा और वही इसकी क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। अब यहाँ वृत्त के संबंध में हम कई अन्य बिंदुओं की चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें परिधि पर ही बात करते हैं कि हमारे पास कोई वृत्ताकार, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यदि हमारे पास कोई वृत्ताकार आकार का कोई भी चीज है, जैसे आपका चूड़ी है, कंगन है या कोई बर्तन है, ऊपर का वो वृत्ताकार रूप है, तो उसके किसी एक बिंदु पर हम धागे को रख के और फिर उसके चारों तरफ घुमाते हुए पुनः उसी अंगूठे तक धागे को ले आए, तो जो धागे की लंबाई होगी वही क्या होगा, वही वृत्त की परिधि होगी। अब यहाँ परिधि के साथ साथ वृत्त के कुछ अन्य खंडों की हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वृत्त की जीवा। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं जीवा। जीवा क्या होती है, तो जीवा की जब हम बात करते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे ये फिगर वृत्त का दिया हुआ है, तो इस वृत्त के फिगर में किसी भी दो बिंदु, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हमारा A है और एक बिंदु हमारा B है, और AB को जब हम मिलाते हैं तो AB क्या है, यह हमारी जीवा है। इसी तरह हम दूसरी जीवा खींचते हैं, तो ये मान लीजिए P है और ये हमारा Q है। तो यहाँ AB और PQ, जैसे जीवा की परिभाषा हमने बताया कि जीवा है क्या, जीवा की वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु का आशय यहाँ क्या है, जो हमारा वृत्त की परिधि है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं।
और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होगी, जैसे यहां पर यदि ये वृत्त का केंद्र है तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, ये ओ हमारा केंद्र है। तो केंद्र से जो जीवा होकर जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम व्यास डायमीटर कहते हैं। तो यहां सबसे वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो कौन सी होती है, वह व्यास होती है। फिर बात हम करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं वृत्त के एक अन्य खंड की चाप, या इसी को हम कहते हैं आर्क। तो जो चाप की बात हम करते हैं तो वृत्त का एक भाग क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे अगर हम आपको बताएं कि कोई ये वृत्त है, अब वृत्त के किसी एक भाग, ये हमारा केंद्र है, तो वृत्त के किसी एक भाग यहां से, और ये खंड जो है ये क्या है, ये खंड हमारा क्या कहलाएगा, ये उसका चाप या आर्क कहलाएगा। अर्थात यदि हम PQ कहें तो PQ क्या है, PQ तक के वक्र को हम क्या कहेंगे, उसी को चाप कहेंगे। और यहाँ PO जो है ये, और QO ये हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसी के साथ साथ जब हम चाप की बात करते हैं तो लघु और दीर्घ चाप की बात करते हैं, माइनर और मेजर आर्क। तो अब यहां जब बिंदु O हमारा केंद्र है और इससे एक वृत्त हमारा बना हुआ है, और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु P और Q इस प्रकार से है कि इसकी जो आपकी यहां पर PQ को मिला दें तो ये उसकी PQ क्या होगी, PQ जीवा, वो केंद्र से होकर न जाए, अर्थात वह केंद्र से होकर नहीं जा रही है। तो यहां दो चीजें हमारे सामने प्रश्न बनेगा। एक तो ये होगा कि जीवा जो हमारी PQ है वह वृत्त को कितने भागों में बांटी, जीवा जो हमारी PQ है वह वृत्त को कितने भागों में बांटी। तो यहां PQ जीवा को यदि हम देखें तो यह पहला भाग ये हमारा बनता है और दूसरा भाग ये बनता है। तो अब इसमें एक तो हमारा ये चाप हो गया, और दूसरा यदि यहां पर हम यहां A कह दें और एक बिंदु यहां पर ले लें B, तो यहां एक आपका बनेगा चाप का भाग कौन सा, PAQ, और दूसरा हमारा बनेगा PBQ। यानी एक भाग ये है और दूसरा भाग जो है वो ये खंड, वृत्त का दूसरा खंड ये। तो ये खंड हमारा पूरा जो है ये क्या है, ये दूसरा। अब इसमें जब हम बात करते हैं दोनों भाग की, तो ये दोनों भाग ही वृत्त के चाप कहलाते हैं। यहां हम बात करते हैं तो जो हमारा PBQ है यह क्या होगा, यह दीर्घ चाप होगा, मेजर आर्क होगा, और PAQ जो है वह हमारा लघु चाप होगा या माइनर आर्क होगा। इसी के साथ साथ यदि कोई जीवा केंद्र से होकर जाती है, ये O हमारा केंद्र है और कोई जीवा है जो केंद्र से होकर जाती है, तो वह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। यहां क्या होगा, यह वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। एक इधर हम नाम ले लेते हैं A और इधर नाम ले लेते हैं B, और PQ हमारी क्या है, PQ जीवा है। तो जीवा PQ क्या है, केंद्र से होकर जाती है, और जब केंद्र से होकर जाती है तो यहां ये चीज अगर प्रयोग करना चाहें
तो एक हम किसी भी त्रिज्या का वृत्त लें, उसे काट लें और केंद्र से होते हुए एक जीवा को खींचें और फिर वहां से काट लें और ये देखते हैं कि पहला भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से आवरित कर रहा है या पहला भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक ले। दूसरा चीज, इन दोनों भागों में संबंध क्या निकला और प्रत्येक भाग को हम कहेंगे क्या। तो चूंकि यह अगर पूरा ढक लेता है तो स्वाभाविक है कि यह इसका क्या होगा, आधा खंड, और यह इसका आधा खंड। तो जब आधा खंड है तो इसी एक खंड को हम क्या कहते हैं, इसी एक खंड को हम अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त क्या होता है, अब यहां पर जो PQ जीवा है वह केंद्र से होकर जाती है तो यह वृत्त को दो भागों में बांटती है और प्रत्येक खंड हमारा क्या होगा, वृत्त का अर्धखंड होगा और इसे हम अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। फिर एक खंड आपका आता है जिसे हम आप कहते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड की जब हम बात करते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्किल की बात करते हैं, जो अगला खंड है वह वृत्तखंड। तो सेगमेंट ऑफ सर्किल की बात हम करते हैं तो वृत्तखंड में जब हम बात करते हैं तो वृत्तखंड है क्या। अभी हमने चाप की बात किया था, तो वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जैसे यहां आपका चित्र, अगर ये आपका वृत्त है तो इस वृत्त में हम एक जीवा, कोई एक जीवा AB जीवा को खींच देते हैं और AB जीवा, और इधर एक बिंदु हम X ले लेते हैं और इधर एक बिंदु हम क्या ले लेते हैं, Y ले लेते हैं। तो अब यहां पर देखें, AB द्वारा वृत्तीय क्षेत्र को दो भागों AXB और AYB में बांटा, यानी उसमें इसको विभाजित किया और प्रत्येक खंड क्या कहलाएगा, प्रत्येक खंड वृत्तखंड कहलाएगा। यह भी हमारा एक वृत्तखंड है और यह हमारा दूसरा वृत्तखंड है। तो यहां जब हम बात करते हैं तो एक और हमारा खंड आता है इस वृत्त के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड या सेक्टर। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, तो त्रिज्यखंड की जब हम बात करते हैं तो यहां हम बात करते हैं कि वृत्त के चाप और चाप के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे यहां कोई बिंदु हमारा A और B, तो ये हमारा जीवा नहीं, वो चाप की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा बिंदु क्या है, ये बिंदु A और ये बिंदु B। तो यहां AB ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आर्क है, एक चाप, और वृत्त का केंद्र क्या है, O है। तो यहां जो परिभाषा है, किसकी बात हम कर रहे हैं, त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड में जो परिभाषा आपकी आती है कि किसी चाप, यानी वृत्त के चाप और चाप के अंत बिंदु क्या है, ये A है और ये B है। तो A और B के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे, यानी O से A और O से B में घिरे जो ये क्षेत्र है, यह हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्य
खंड कहलाता है। जैसे अब ओ ए बी का ये एक त्रिज्य खंड है और ये हमारा दूसरा त्रिज्य खंड है। तो जब हम त्रिज्य खंड की बात करते हैं तो यहां जो छोटा भाग है, यदि हम बिंदु पर, वृत्त के बिंदु पर एक बिंदु यहां x ले लें और यहां एक बिंदु y ले लें, तो हम ये कहें कि ओ ए एक्स बी जो एक त्रिज्य खंड बन रहा है, यह क्या है? यह लघु त्रिज्य खंड है, छोटा है। और ए ओ ए वाई बी जो ये हमारा दूसरा त्रिज्य खंड बन रहा है, यह हमारा क्या होगा? यह दीर्घ त्रिज्य खंड होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृत्त की परिधि और उसके व्यास में क्या संबंध होता है। वृत्त की परिधि और उसके व्यास में संबंध की, तो वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात पाई होता है, जिसका मान लगभग 3.14159264 के बराबर होता है। इस प्रकार परिधि की लंबाई c और त्रिज्या r तथा व्यास d है, तो उससे निम्न प्रकार का संबंध आपका जो बनता है, c बराबर 2 पाई r कहें या पाई d कहें, अर्थात परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, और व्यास जो है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए इसको 2 पाई r भी कहते हैं। तो ये हमारा एक सूत्र बनता है। अब यहां हम बात कर रहे हैं, अगर आप प्रयोग करें तो हम एक आप 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए किसी मोटी दफ्ती के कागज पर, और उस वृत्त की परिधि जो उसका बाहरी क्षेत्र है उसको किसी धागे से आप नाप लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि वहां जो धागा होगा वो लगभग 22 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ये आप प्रयोग करके स्वयं भी देखिएगा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्थात 7 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाइए, और उस वृत्त, जैसे हम आपको यहां ये आपने वृत्त, तो इसके बाहरी छोर पर धागे के द्वारा पूरे वृत्त को आप नाप लीजिएगा, तो उसकी लंबाई लगभग 22 सेंटीमीटर के करीब आएगी। एग्जैक्ट 22 नहीं आएगी, लेकिन वह 21.954 करके इस तरह से आएगी, यानी लगभग 22 के करीब आएगी। तो इस तरह भी अगर हम देखते हैं कि जब नापने पर वृत्त की परिधि, जैसे यहां हम बात कर रहे हैं कि हमने त्रिज्या r कितना लिया था? 3.5 सेंटीमीटर, तो उससे हमारा d कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, चूंकि व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। और यहां हमारा फार्मूला है c बराबर जो है, तो यहां जब हमने नापा तो c जो आया है, c की वैल्यू कितना आई? 22 सेंटीमीटर, वो भी लगभग, यानी 22 के करीब वो हमारी वैल्यू आती है जब हम उसके बाहरी क्षेत्र को धागे से नापते हैं, और फिर उस धागे को सेंटीमीटर पर नापेंगे तो वह लगभग 22 सेंटीमीटर के करीब आएगी। और इस प्रकार वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वह क्या होगा? वह परिधि और उसका d की बात करें और c, तो c अपान d जो होता है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी c अपान d। c माने सरकमफरेंस, परिधि को कहते हैं, तो c अपान d डायमीटर, तो इसकी वैल्यू जो अभी निकाला कि लगभग 22 आया, और d कितना है? तो 7। तो और 22/7 की जब हम बात करते हैं तो यह एक यूनानी भाषा का वर्णाक्षर पाई है, इसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं।
और इसका को हम किससे व्यक्त करते हैं, पाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। और यह एक अपरिमेय, पाई क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। आपने पूर्व में अर्थमेटिक में यह प्रश्न भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु गणना के सरलता के लिए या गणना करने के लिए परिमेय संख्या 22/7 को लगभग मान लिया जाता है। तो यहां जो पाई आया है, तो पाई कैसे आया, क्यों आया, किस रूप में, हमने उसकी हल्की सी चर्चा किया। इसके बाद हम क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम देखते हैं तो कोई एक वृत्त है, जैसे ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो क्षेत्रफल का सूत्र सीधे सीधे हम लोग जानते हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर क्या है, आर हमारी त्रिज्या है, रेडियस। ए क्या है, ए एरिया, या इसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। इसी सूत्र को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, कैसे कि एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्यों, चूंकि आर जो है, आर के स्थान पर हम क्या करेंगे, पाई फिर d अपॉन 2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। न्यूमेरिकल में कभी कभी संकेतक में ये भी दे दिया जाता है कि ये 0.7854 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर, यानी व्यास का वर्ग। लेकिन यहाँ तो ये सीधे सूत्र की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि किसी मोटे कागज पर आप एक वृत्त का निर्माण कीजिए और उस वृत्त को की परिधि को 16 बराबर भागों में बांट दीजिए। जैसा कल हमने एक त्रिज्यखंड के 16 भागों को बांटने की बात की थी, तो उसके क्या करिए, आप उसको 16 बराबर भागों में बांट दीजिए और क्रम से 1 से 16 के अंक अंकित कर दीजिए। और जब उनके खंडों को आप अलग करेंगे तो आप उसको 8 को ऊपर, शीर्ष ऊपर कर दीजिए और 8 के शीर्ष नीचे, और वो क्रमांतर में कर दीजिए। तो हम इस तरह से जैसे उसको जब हम सेट करते हैं तो वह हमको जो आकृति मिलती है वह आकृति कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है। इस तरह से 16 भाग, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह हमको 16 खंड क्या करने हैं, व्यवस्थित करने हैं। तो उन 16, ये जो हमारी परिधि है, इस परिधि के हमें क्या करना है, इस परिधि के 16 भाग करने हैं। उसको मोड़कर आप 16, जैसे इसको आप पलट देंगे 2 भाग, फिर उसको पलट देंगे 4, फिर उसको पलटेंगे 8, फिर उसको मोड़ देंगे 16, फिर उनको निशान लगा के आप उसको काट दीजिए और प्रत्येक पर 1 2 3 करके 16 नंबर डाल दीजिए और उनको इस तरह से व्यवस्थित करिए जैसे ये पहला खंड त्रिज्य खंड का रूप मिलेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो लगभग आयत के समान हमको आकृति प्राप्त होती है। और हमारी परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर। और यहां आपने देखा कि आधा परिधि का ऊपर है और आधा नीचे है, यानी अगर ये आयत के समान लगभग है तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, परिधि की आधी हो जाएगी, तो बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई आर। तो यहां लंबाई कितनी हो गई, पाई आर। और ये आपकी क्या है, त्रिज्या कितनी थी, आर।
तो यहां ये क्या हो गया, चौड़ाई आयत की r हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई कितनी है, पाई r गुणे r, तो ये हमारा आ जाता है पाई r स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, यही वृत्त का क्षेत्रफल है। इस पर एक दो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो जैसे हम लोग परिधि का सूत्र जानते हैं, सीधे सीधे अभी परिधि का बात किया, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। तो परिधि 2 पाई r है, जिसके अंतर्गत r बराबर आपको दिया गया है कितना, 21 सेंटीमीटर। तो अब इसमें सीधे सीधे r और पाई का मान आप डाल दीजिए, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और r की वैल्यू 7। तो यहां जब हम बात करते हैं, सॉरी ये 21 है, 7 नहीं बल्कि r की वैल्यू कितनी है, 21 है। तो इसको हम काटेंगे तो 7, 21 कटेगा 3 बार आएगा। तो अब इसको सीधे सीधे गुणा करते हैं, 22 दूना 44, और 44 में 3 से हम गुणा कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 132 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त की परिधि कितनी है, 132 सेंटीमीटर। इसी तरह त्रिज्या 2.1 सेमी वाले एक क्षेत्र, तो त्रिज्या दिया गया है, तो इसका मतलब यह क्षेत्र कैसा है, वृत्ताकार। तो 2.1 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a बराबर पाई r स्क्वायर, सीधे सीधे फार्मूला है, और यहां जिसमें r की वैल्यू दिया गया है 2.1। तो अब सीधे सीधे इसमें मान आप डाल दीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे 2.1 गुणे 2.1। तो अब ये 7 को काटें 2.1 में, तो ये आ जाएगा 0.3। तो इस तरह जब हम इसका गुणा करते हैं, 22.3 और 2.1, इनका आप गुणा कर लेंगे, तो यहां आपको जो वैल्यू आएगी वह आएगी 13.86। ये क्षेत्रफल है, तो स्वाभाविक है कि यह कितना हो जाएगा, यह सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो इस तरह हम सीधे क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो यहां तीसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां 2 वृत्त हैं, उनका अनुपात यदि हम मान लें कि पहला वृत्त जिसका त्रिज्या, जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2, और दूसरा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3। तो उस स्थिति में उसकी परिधि का सूत्र है 2 पाई r, इसमें भी 2 पाई r। अब यहां r की वैल्यू पाई और 2 दोनों में कॉमन है, इसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहां ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3, अर्थात पाई और 2 आपस में कट जाएंगे। तो इसके वृत्त की परिधि, ये क्या है, ये वृत्त की परिधि। तो परिधि में भी अनुपात कितना होगा, इनके मध्य भी 2:3 ही होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं कि 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि त्रिज्या कितना है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 मीटर। यहां हमको ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करना है। तो जैसा हम जानते हैं सीधे सीधे इनका अनुपात, हमको क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल जो होता है वह क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में हम पाई गुणे 8 और परिधि की जो बात हम करते हैं तो परिधि का सूत्र हमारा जो होता है वह 2 पाई आर है, अर्थात 2 गुणे पाई गुणे 8। तो यहां पाई कॉमन है, कट गया, 8 कट गया और 2 काट देगा 8 को, 4 नीचे 1 आएगा। तो इस तरह 4/1 अर्थात इन दोनों के मध्य 4:1 का अनुपात होगा। किसके किसके मध्य, ये अनुपात है क्षेत्रफल और परिधि के मध्य। तो इस तरह ये प्रश्न है और कुछ प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जो आप स्वयं हल करेंगे। जैसे दौड़ के लिए एक वृत्ताकार ट्रैक यानी रास्ता ऐसा बनवाना है कि एक चक्कर में 110 मीटर की दौड़ पूरी हो जाए। इस ट्रैक का व्यास कितना होगा, ये आप हल करिए इसको। एक प्रश्न दूसरा, जिस वृत्त की परिधि 15.7 सेमी है उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेमी लंबे और 5.4 सेमी चौड़े आयत के रूप में था, नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 66 सेमी चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों, आप लोग इन प्रश्नों को हल करते रहिएगा और सभी साथियों को साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे साथी हमारे सही आंसर की ओर हैं और इसी तरह प्रयास करते रहिए।